हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे वो हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर कंसेप्ट। पहले हम इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या है, एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़। उन्होंने क्या बताया था, जो मैटर के बारे में हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर हमने मैटर ही किया था, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करने के बाद एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसको इन्होंने नाम क्या दिया था, परमाणु। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने जो पार्टिकल था स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको नाम क्या दिया, एटम। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए एंटोनी एल लेवेज़ियर। उन्होंने क्या बताया कि इसमें दो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में बताया उन्होंने, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एटम के बारे में। एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मतलब मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम। मतलब एटम से मिलकर ही एक मैटर का फॉर्मेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी, एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एटम्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और हम उनको नेक टाई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें पावरफुल या स्पेशल माइक्रोस्कोप की नीड होती है। अब हमने पता है कि एटम क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो कितने ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, उसका रेडियस कितना होता है, तो एक एटम के मॉलिक्यूल का रेडियस कितना होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁹ के इक्वल होता है। अब है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जो हमने दो लॉ पढ़ने हैं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन 2 टाइप के होते हैं। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बताता है हमें, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है इसका, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट लेते हैं और उनको रिएक्ट करवाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो इसमें यही बताया गया है, अगर मान लें हम रिएक्टेंट का वेट स्टार्टिंग में क्या है, 100 ग्राम है, अगर उसको हम रिएक्ट करवाएंगे, बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका वेट भी कितना होगा, मास कितना होगा, 100 ग्राम ही होगा। जैसे क्या था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसका वेट स्टार्टिंग में कितना है, 100 ग्राम है। उसको रिएक्ट करवाने के बाद हमें क्या मिला, 83 ग्राम ऑफ मर्करी और 7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 93 ग्राम मर्करी। तो इनका सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 100 ग्राम के इक्वल आएगा। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और क्या बताया है इसने, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन्हें केमिकल रिएक्शन। मतलब मास जितना स्टार्टिंग में था रिएक्टेंट में, उतना ही प्रोडक्ट में रहेगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने एक एक्टिविटी कर रखी है, यह एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, तो हम इसको पढ़ते हैं। जैसे हमने 2 सॉल्यूशन लिए, ये एक बीकर है, एक हमने सॉल्यूशन इसमें लिया, सॉल्यूशन Y और एक सॉल्यूशन X। जब हम इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो स्टार्टिंग में इनका मास जितना होगा, प्रोडक्ट में बनने के बाद भी उसका मास उतना ही रहेगा। ये एक्टिविटी क्या करती है, प्रूफ करती है इस लॉ को, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को, कि स्टार्टिंग में जितना रिएक्टेंट का मास होगा, प्रोडक्ट का मास भी हमें उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं हम क्या है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास व्हेन इट अप्लाई टू फिजिकल चेंज। आपको एक एग्जाम्पल बताना है जिसपे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डिपेंड करता हो और उसमें कोई फिजिकल चेंज हो रहा हो, केमिकल चेंज नहीं हो रहा हो, मतलब उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही हो।
इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, या आप खुद भी करके देख सकते हैं। जैसे ही हमने एक आइस का टुकड़ा ले लिया, जब हम इसका मास मेज़र करेंगे तो जितना मास इसका स्टार्टिंग में होगा, या आइस पिघलने के बाद भी उसका मास उतना ही रहेगा। जैसे मान लिया स्टार्टिंग में इसका मास 20 ग्राम था, पिघलने के बाद जब ये पानी बन जाएगा इसका मास 20 ग्राम ही रहेगा। ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या है, इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। हमने क्या ले लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसके बाद बन जाएगा CO2। तो इसने बताया है कि अगर हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन ले, किसकी प्रेजेंस में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो हमने क्या बताया था, जितना रिएक्टेंट का वो होगा मास होगा, प्रोडक्ट का मास भी उतना ही मिलेगा। तो रिएक्टेंट का मास हमें दे रखा है कितना है, कार्बन का कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 32। तो प्रोडक्ट का मास कितना आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिलेगी हमें, 44 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए रिएक्शन 4.6 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ 3.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। हमने क्या लिया है, 4.6 ग्राम क्या लिया है बेरियम क्लोराइड, और 3.4 ग्राम क्या लिया है हमने सोडियम सल्फेट। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना, हमें दो प्रोडक्ट मिले, हमें 2.8 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड और 5.2 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। तो हमें क्या बताना है इसमें, सो दैट द अबव ऑब्जर्वेशन इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये अबव ऑब्जर्वेशन दे रखी है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती हैं। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट का मास किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो हम सोल्व कर लेते हैं। रिएक्टेंट का मास कितना है 4.6 प्लस 3.4 किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट के मास के। और प्रोडक्ट का मास कितना दे रखा है 2.8 प्लस 5.2। अब हम ऐड कर लेंगे, रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 8 ग्राम, और प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 8 ग्राम। तो रिएक्टेंट इज इक्वल टू किसके हो गया, प्रोडक्ट के मास के इक्वल। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। नेक्स्ट कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। इसने क्या बताया था इसमें, द एलिमेंट इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कि अगर हम कोई भी दो केमिकल्स को रिएक्ट करवाते हैं तो उसके बाद जो केमिकल कंपाउंड बनेगा उसमें जो हम वो केमिकल कंपाउंड जो बनेगा उसकी रेशो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहती है। मतलब जैसे हमें H2O बनाना है, पानी तभी बनेगा जब हम उसकी सेम रेशो लेंगे जितनी, जैसे H2O बनाने के लिए हमें रेशो कितना लेना पड़ता है, जैसे हम करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है H2 है। अब इसके मास लेने होते हैं हमें, H का मास कितना होता है 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो मास कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। तो इसको काट लेंगे तो हम कितना आ जाएगा 1:8। तो अगर हम इस रेशो में लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तभी किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O की होगी। अगर हम कोई दूसरा रेशो लेंगे, जैसे हम 3:8 लेंगे तो, या फिर कोई भी रेशो लेंगे तो उससे H2O या फिर वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। हमें अगर H2O बनाना है तो हमें फिक्स प्रोपोर्शन रखनी पड़ेगी बाय मास, तभी हम वाटर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। यही बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि रेशो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए मास की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8
बाय मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बताया था 1:8 में कंबाइन होंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की फॉर्मेशन होगी। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड वी रिक्वायर टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वाटर का रेशियो हमने लिया है 1:8। अगर हम मान लें कि हमने H मॉलिक्यूल 5 लिए हैं, 1 नहीं लिए हैं 5 लिए हैं, तो ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी हमें। अब 1 की जगह 5 लिए तो कितना क्या किया हमने इसमें इंटू 5 कर दिया है, तो इस साइड भी क्या कर देंगे इंटू 5 कर देंगे। ये हाइड्रोजन है और ये क्या है ऑक्सीजन है, तो इंटू 5 करेंगे तो कितने आएगी 40 ग्राम। तो हमें ऑक्सीजन कितनी लेनी पड़ेगी 40 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी अगर हमारे पास 5 ग्राम हाइड्रोजन गैस है तो। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिएगा इनका मास लेके और बताइएगा ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये एक साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने क्या दी थी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या बताया था, कुछ पोस्टुलेट दिए थे एटम के बारे में, मतलब कुछ स्टेटमेंट दी थी एटम के बारे में, तो हमें वही पढ़नी है। तो इन्होंने क्या दिया था, एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बताया था, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और ए कंपाउंड और ए मिक्सचर किससे मिलके बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं एटम। तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया था। और इन्होंने पोस्टुलेट क्या क्या दिए हैं वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने क्या बताया, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि सभी मैटर किससे मिलके बने होते हैं, स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं एटम बोलते हैं। एटम क्या होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं जिनको हम ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और क्या बताया इन्होंने, एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो किसी भी एलिमेंट के जो एटम होंगे, जैसे कार्बन है, कार्बन किससे मिलके बना होगा, बहुत सारे कार्बन से मिलकर एक कार्बन की फॉर्मेशन हुई होगी, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलके तो एक कार्बन बना होगा। तो जो कार्बन होंगे सभी का मास क्या होगा, सेम होगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या सेम होगी, ये बताया था इन्होंने। नेक्स्ट पोस्टुलेट इन्होंने क्या दिया, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो उनके मासेस भी क्या होंगे अलग अलग होंगे, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी अलग अलग होंगी, मतलब आपस में सेम नहीं होंगे। तो ये इन्होंने पोस्टुलेट दिया था। नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। इन्होंने क्या बताया, एटम क्या करेंगे कंबाइन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, और वो हमें क्या लेने पड़ेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लेने पड़ेंगे, तभी क्या होगा कंपाउंड फॉर्म होगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो एटम और हमने बताया वो क्या लेने पड़ेंगे हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लेने पड़ेंगे, यही बात इन्होंने बताई है। लेकिन जो इन्होंने थ्योरी दी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इससे कुछ ड्रॉबैक थे। जो भी इन्होंने चीज़ें बताई पोस्टुलेट बताए, इनमें कुछ ना कुछ कमियां थी, तो वो क्या क्या थी हम वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्या बताया इनका ड्रॉबैक क्या है, नो सब एटॉमिक पार्टिकल। इन्होंने क्या बताया, जो एटम है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें बाद में पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एटम है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और क्या थी इनकी कमियां, इन्होंने बताया आइसोटोप नॉट डिफाइंड। इन्होंने क्या बताया था, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम, ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम मास बट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। इन्होंने बताया था जैसे ये क्या है हाइड्रोजन है, इन्होंने क्या था बताया था इनके जितने भी छोटे छोटे एटम होंगे उनका सबका मास क्या होगा सेम होगा। लेकिन हमें यहाँ दिख रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 टाइप के हाइड्रोजन है, एक को हम प्रोटियम बोलते हैं, दूसरे को हम ड्यूट्रियम और तीसरे को ट्रिटियम बोलते हैं। तो इनका मास एक का है 1, दूसरे का है 2 और तीसरे का है 3। तो इनका मासेस क्या हो गया अलग हो गया। लेकिन इसने तो क्या बताया था डाल्टन ने कि क्या रहेंगे उनके मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी सेम रहेंगी। तो ये भी क्या होगी इनकी ड्रॉबैक होगी।
थर्ड इन्होंने बताया था आइसोबार कि उनका अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके मासेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन जैसे ये क्या है, आर्गन है और ये क्रिप्टॉन है, तो ये क्या है, अलग अलग एलिमेंट है लेकिन इनके मासेस क्या है, सेम है। आर्गन का मास भी क्या होगा 40 और क्रिप्टॉन का मास भी क्या होगा 40, सॉरी पोटेशियम है ये, पोटेशियम का मास भी कितना होगा 40। सो ये क्या थे, इसके कुछ ड्रॉबैक थे, ये आपको नहीं पढ़ने हैं ये वाले। आगे हैं जो ये हम एलिमेंट पढ़ रहे हैं, इनको पहले कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता था। जैसे हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता था, फॉस्फोरस के लिए ये सिंबल, कॉपर के लिए ये सिंबल। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिंबल होते थे, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। तो डाल्टन ने सबसे पहले इन सिंबल्स के बारे में हमें बताया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए बर्जेलियस, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हम जो ये हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है, इनको ऐसे सिंबल बनाने के बजाय क्या करते हैं, इनके नेम के जो फर्स्ट 2 लेटर है उन्हीं को इनका सिंबल बना लेते हैं। ये इसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नाम उनकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। जैसे कॉपर फ्रॉम सिप्रस, कॉपर का नाम हमें किससे लिखा है, सिप्रस से, Cu से लिखा जाता है इसको। जैसे कुछ ऐसे सिंबल है जिनको हमने लैटिन भाषा में डेराइव किया था। तो जैसे फेरम को के लिए हम यूज़ करते हैं, आयरन के लिए हम Fe यूज़ करते हैं, लेकिन इसका लैटिन भाषा में इसको फेरम बोलते हैं। वैसे ही सोडियम के लिए हम Na क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे लैटिन भाषा में नेट्रियम बोलते हैं। वैसे पोटेशियम के लिए हम K यूज़ करते हैं। वैसे पोटेशियम तो P से बनता है, लेकिन हम K यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि लैटिन भाषा में इसका वर्ड कैलियम होता है। आपको 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद होने ही चाहिए। उसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ मैं, जिससे आप इनको ईजिली याद कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट 10 सीरीज़ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इनको याद करने की ट्रिक क्या है, हाय, हेलो, BBC, एन से बन जाएगा न्यूज़, ऑन फ्राइडे नाइट। आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं पूरी सीरीज़ को 10 तक। हाय, हेलो, BBC न्यूज़, ऑन फ्राइडे नाइट। आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट 11 to 20 सीरीज़ हमें याद करनी है। उसके लिए हम कैसे याद करेंगे, ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। ना मांगो अब्दुल से पेप्सी सोडा कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। इस ट्रिक से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। 20 तक एटॉमिक नंबर ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि ये हम बार बार यूज़ करते हैं। और 11th क्लास में भी, अगर आप 10th 11th क्लास में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आप आगे साइंस लेते हो तो। आप 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। कल हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।